हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। यहाँ से पैसे का 3 गुना होना नज़र आता है अगले 1 साल में। तो वो कैसे है, किस बेस पर है, मैं आपको सारी चीज़ें हम लोग एनालाइज करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है और इसमें कोई भी मेरी बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी डिसीजन लेना है वो अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से लेना है, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की राय के हिसाब से लेना है या अपने हिसाब से लेना है। तो आगे बढ़ते हैं। और अगर हम देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 21,815 करोड़ है। इसके हिसाब से ये एक मिड कैप कंपनी है। बुक वैल्यू 52 रुपीज है और करंट प्राइस इसका 34 है। तो यहां पर जब बुक वैल्यू 52 है तो उससे काफी नीचे के प्राइस पर करंट प्राइस 34 रुपीज चल रहा है। तो ऐसे में ये एक अपने आप में अंडर वैल्यूड चीज हो जाती है, अंडर वैल्यूएशन पर ये है इस पर्टिकुलर मोमेंट पर। तो ये एक अच्छी बात है करंट प्राइस पर अगर हम इसको लेते हैं। और अगर हम फर्दर इसमें एनालिसिस की बात करने लगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि 1 अप्रैल से यहां पर इसके साथ बाकी दो बैंकों का मर्जर हुआ था। और वो मर्जर कौन कौन से बैंक का हुआ था? ये था हमारा आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक। तो आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्जर होने के बाद में जो पहले इनकी ब्रांचेस 4,281 थी वो बढ़कर हो गई 9,587। डबल से भी ज्यादा की इनके ब्रांचेस हो गई। और जो एटीएम पहले 6,895 थे वो इंक्रीज होकर 12,961 हो गए। ये भी ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो यहां से इनका ये अच्छा खासा कस्टमर बेस है। अगर हम कस्टमर बेस की बात करें तो बैंक हैज ए कस्टमर बेस ऑफ 12 प्लस करोड़ कस्टमर्स पोस्ट द मर्जर विद आंध्रा एंड कॉर्पोरेशन बैंक। यानी कि 12 करोड़ लोगों का इसके पास कस्टमर बेस है। इट्स ए बिग बिग नंबर। यानी कि जितनी पॉपुलेशन कंबाइंड टुगेदर इंग्लैंड और जर्मनी में रहती है ना, लगभग उतना इसका कस्टमर बेस है। तो ये एक बहुत बड़ा साइज है कस्टमर बेस को अगर ध्यान में रखें और क्वार्टरली रिजल्ट्स को ध्यान में रखें तो जब से इनका मर्जर हुआ है तब से इनकी रेवेन्यू अगर हम देखें तो यहां से डबल के आसपास हो गई। 18,000, 17,000 और जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार यहां पर इंक्रीज हो रहा है। और तीनों ही क्वार्टर का यहां पर नेट प्रॉफिट अच्छा है। 341, देन 534, देन 719। तो यहां पर अगर ये इसी हिसाब से बढ़ता चला जाए, जो कि पूरा लगता भी है, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी बैंकों की, जो सरकारी बैंकों की हालत है वो आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रीक ऑफ एमपीएज, जो इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनको अगर उनके बाद में अभी चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो गई हैं, एनपीएस होने बंद हो गए हैं। इंडस्ट्रीज ने अपने एसेट्स को सेल करके अपनी जो लोन है उसको रीपे करना शुरू कर दिया। पावर कंपनीज की जरा बैलेंस शीट उठा के देखो, ऑलमोस्ट ऑल पावर कंपनीज ने अपनी अपनी एसेट्स को सेल करके लोन को पे करना शुरू भी किया है। मैंने जेपी पावर को लेकर इस चीज को लेकर एक बार डिस्कस भी किया था। जेपी पावर ने भी अपनी बहुत सारी एसेट्स को निकाला है जिससे उनकी लोन बुक ठीक होनी शुरू हो गई है। और वो पैसा कहां आ रहा है? वो जिससे लोन लिया था वहीं पर आ रहा है। तो चीजें इंप्रूव हो रही हैं। यहां पर अगर हम देखें तो अभी पिछले 4 क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस दिखा रहा है, क्योंकि पिछले एक क्वार्टर का, मार्च 2020 क्वार्टर का जस्ट इनके मर्जर होने से पहले का यहां पर एक बड़ा सा लॉस है। लेकिन मर्जर के बाद में सिचुएशन अच्छी है तो अभी यहां पर लॉस आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। वैसे ज्यादा दिन की बात ही नहीं है अब, क्योंकि रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे तो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आ जाएंगे। मेरे हिसाब से मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आने से पहले पहले ये शेयर यहां से दौड़ जाएगा, अच्छे से भागेगा, क्योंकि रिजल्ट के अच्छे आने की ही उम्मीद है। तो यहां पर अगर हम ये लेकर चलें कि आने वाले टाइम में अगर 3,000 करोड़ का भी अगर इनका नेट प्रॉफिट आता है ना, अगर 700 करोड़ का एक क्वार्टर का प्रॉफिट आता है, अगर 4 क्वार्टर का मिला लें तो 2,800 करोड़ के आसपास आता है नेट प्रॉफिट पूरे साल का मिलाकर। तो 2,800 करोड़ का नेट प्रॉफिट इनका आज तक नहीं आया है पिछले 10-12 साल में। तो वो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट हो जाएगा एक ही झटके में। और हाईएस्ट एवर रेवेन्यू तो इनकी हो ही चुकी है ऑलमोस्ट। तो यहां पर जब हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आ जाएगा तो हाईएस्ट एवर प्राइस भी एक्चुअल में बनता है। और अगर हम हाईएस्ट एवर प्राइस की बात करने लगे ना तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। मैं उतने बड़े टारगेट की अभी एकदम से बात नहीं करूंगा, क्योंकि हाईएस्ट एवर जो प्राइस है वो है 420 एंड करंटली प्राइस इज ट्रेडिंग एट 35 रुपीज। अगर सिचुएशन अच्छे से यहां पर इंप्रूव हो जाए, क्योंकि बैंकों का मर्जर कर दिया गया है, और अगर थोड़े बहुत प्राइवेटाइजेशन की भी बात करें ना तो यहां पर परफॉर्मेंस उनकी और अच्छी हो जाएगी।
अगर 10 साल में भी ये सारी चीजें हो गई ना, तो 420 यानी कि 10 साल में ऑलमोस्ट 12 टाइम्स अपना ये शेयर प्राइस का टारगेट होता है। लेकिन मैं उतनी बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म में तो अच्छा है ही। अगर हम मीडियम टर्म या 1 साल की भी बात करने लगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां पर ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। जो यहां पर एक रेसिस्टेंस होता था, ये रेसिस्टेंस था, उसके बाद में ये रेसिस्टेंस था, फिर ये रेसिस्टेंस था, फिर ऊपर गया, उसके बाद में मार्केट थोड़ी सी प्रेशर में रही, उसके साथ साथ ही नीचे चल के नीचे आ गया, और अभी ये यहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज में है, और ये रेंज टूटती हुई नजर आती है ऊपर की तरफ को साफ साफ। तो अगर हम इस कप विद हैंडल की बात भी करने लगे ना, जो ये कप विद हैंडल यहां पर पैटर्न बना है, ये एक कप है, ये उसका अगर हैंडल है, तो इस हैंडल के कप विद हैंडल पैटर्न के हिसाब से अगर हम यहां से इसकी डेप्थ को ले लें, जो हम हमेशा बात करते हैं, और इसको ऊपर की तरफ अगर यहां से लगा लें, तो इसका मिनिमम टारगेट जो निकल कर आता है, और ये इमीडिएट टारगेट है एक्चुअल में, तो ये निकल कर आता है 47 रुपीज, और करंट प्राइस से अगर 47, तो ये सेम ही टारगेट है अपना 30-35% के आसपास, 35% का ही टारगेट है। तो ये तो इमीडिएट टारगेट है। लेकिन अगर मैं 1 साल की बात करने लगूं, तो जो लगातार एक बड़ा सा रेसिस्टेंस होता है ना, इस तरह के पैटर्न बनाने के बाद में सीधा वहां पर चार्ट पैटर्न, कोई भी प्राइस इमीडिएटली भागकर जाता है, तो ये एक रेसिस्टेंस है, यहां रेसिस्टेंस था, फिर रेसिस्टेंस था, फिर ये रेसिस्टेंस है, फिर रेसिस्टेंस है, यहां पर फिर से रेसिस्टेंस है, ये मल्टीपल रेसिस्टेंस है। तो अगर करंट प्राइस से बात करें, तो 1 साल का, 1 ईयर का जो मेरा टारगेट एक्चुअल में आता है करंट प्राइस से, वो आता है 98 रुपीज, यानी कि 178% का गेन, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना शेयर प्राइस का हो जाना यहां से। तो 35 रुपए है, 35 रुपए का 3 गुना होता है, 3 टाइम्स होता है 105, 97 का इसका 1 ईयर का टारगेट है। तो ऑलमोस्ट 3 गुना यहां से प्राइस होने के चांसेस हैं पूरे पूरे, जिस तरह के यहां पर फाइनेंशियल्स हैं, जिस तरह का बिजनेस का यहां पर इंप्रूवमेंट है, कंपनीज अपने एसेट्स को बेचकर जो बैंकों से लोन लिया हुआ है उनको रीपे करने पर लगी हुई हैं। और यहां पर एक ये ब्यूटीफुल एक अच्छा सा पैटर्न है कि पहले ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में सीधा ऊपर स्पाइक दी, फिर नीचे आया, रिट्रेस होते होते, और वहीं पर इसने सपोर्ट ले ली, फिर से ये चीजें तैयार हो जाती हैं। और जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है वो 97 है, और अगर सेकंड रेसिस्टेंस की हम बात करने लगे, तो सेकंड रेसिस्टेंस हमारा यहां पर आता है, तो सेकंड टारगेट हमारा आता है 198। तो बेसिकली वो थर्ड टारगेट है। फर्स्ट टारगेट तो इमीडिएटली है 35% अपसाइड का, जो 1 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में भी हो सकता है, 47 का। सेकंड टारगेट मैंने बताया जो 1 ईयर के आसपास का मेरे हिसाब से टाइम फ्रेम होना चाहिए, 97 का। एंड अगर हम थर्ड की बात करने लगे, जिसमें हो सकता है 2 साल लग जाएं, तो वो टारगेट है अपना यहां पर 2 साल में 462% के गेन का, 198 के शेयर प्राइस का। और यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल में आ जाए, लेकिन 2 साल में तो मेरे हिसाब से जिस तरह का इसका पूरा मूवमेंट है, नीचे से ब्रेकआउट है, 2 साल से ज्यादा इसमें नहीं लगने चाहिए, यानी कि 5.5 गुना शेयर प्राइस का होने का इसका टारगेट बैठता है 2 इयर्स में। तो जब हम ये बातें करते हैं ना कि विवेक भाई 30-40% कमाना मार्केट में उतना आसान नहीं होता, तो मैं एक ही चीज कहता हूं, अगर हम मेहनत करके चीजों को समझें, बिजनेस को समझें, एनालाइज करें, सिचुएशंस को समझ के, चार्ट पैटर्न के बेस पर तब हम ट्रेड डालें, तो यहां पर देखो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। यहां पर बिजनेस एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट होती है, यहां पर आपका फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसको हम सब लोग फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर टेक्निकल एनालिसिस भी होती है। जब इन तीनों चीजों का यहां पर एक कंबाइन टुगेदर स्टडी करके सारी चीजों को समझ के ट्रेड किया जाता है ना, तो 30-40% तो छोड़ो, 50-60-70% भी साल के बनते हैं। अब अगर यहां पे ये टारगेट 2 साल में अचीव हो जाए तो नहीं बनेंगे क्या? 1 साल में अगर ये 97 का टारगेट हो जाए तो 178% नहीं बनेंगे क्या? बेसिकली 40% अगर साल का कमाते हैं तो 3 साल में 178% बनते हैं। अगर हम कंपाउंडिंग भी ले लें तो 3 साल का टारगेट 1 साल में भी अचीव यहां पर हो सकता है, और मेरे हिसाब से ये होगा भी। बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड करके ट्रेड लेना। मैं इसमें बायर हूं, मैंने आज कुछ पैसों से इसमें बाय किया, मैंने आज हिंदुस्तान यूनिलीवर बेचा था, हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच के कुछ ये बाय किए हैं, और कल अगर कुछ और निकालने वाला होगा तो कल मैं कुछ और निकाल कर भी इसमें बाइंग करूंगा, क्योंकि यहां से इसमें सीधी सीधी एक अच्छी बड़ी रैली नजर आती है। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि काफी कमेंट पर ये क्वेश्चन होता है कि विवेक भाई आप पर्सनलाइज क्लासेस भी लेते हो क्या? तो मैं बता दूं, मेरी पर्सनलाइज क्लासेस चलती हैं, जिसमें मैं इन सब चीजों को डिटेल में, क्योंकि यहां पर मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, एक स्टॉक को डिस्कस करने में 10-12 मिनट का टाइम होता है, लेकिन अगर आप 200 से ज्यादा वीडियोस हैं उन सबको देख के अगर नोट्स बनाओगे तो यहां पे सीख सकते हो। लेकिन अगर आप पर्सनलाइज
क्लासेस में सीखना चाहते हो तो वहां पर भी आपके पास ऑप्शन है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पे गेट इन टच मींस आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन गेट इन टच ऑन दैट व्हाट्सएप नंबर कि उस पे सारी डिटेल फिर आपको मेरे पास से मिल जाएंगी कि क्लासेस में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।